Hello friends, welcome to your channel JS with Pravesh. In this video, we are going to discuss important PIB news for UPSC of 1st of May 2025. 1st में 1 मई 2025 की जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं यूपीएससी के हिसाब से जो आपसे पूछी जा सकती हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। और जो 1st ऑफ मे है उसको हम लोग याद रखेंगे इंटरनेशनल लेबर डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो इंटरनेशनल लेबर डे कब होता है? 1st ऑफ मे को होता है। तो ये एक फैक्ट हमारा तैयार हो गया। 1st ऑफ मे को हमारे यहाँ दो स्टेट्स जो हैं वो अपना स्टेटहुड मनाते हैं। ठीक है, अपना राज्य दिवस मनाते हैं। एक है गुजरात और दूसरा है महाराष्ट्र। ठीक है, और ये कब बने थे दोनों राज्य? गुजरात जो है वो सेपरेट हुआ था महाराष्ट्र या तब का बॉम्बे स्टेट से 1960 में। 1 मई 1960 को अलग राज्य बना था गुजरात, और गुजरात हमारा जो है वो 15th स्टेट था। ठीक है, 15वां राज्य था। इससे पहले जब इंडिया का स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था तब 1956 में हमारे 14 स्टेट्स प्लस 6 यूनियन टेरिटरीज बने थे। ठीक है, तो याद रखेंगे 1956 में जब इंडिया का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था स्टेट्स का तो 14 स्टेट्स बने थे एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। उसके बाद 15th जो हमारा स्टेट है वो कौन सा बना था? गुजरात बना था 1960 में। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट थे हमारे 1st ऑफ मे से रिलेटेड। अब न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो आज की हमारी सबसे पहली न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू वेव्स समिट, एंड इसके बारे में हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं। तो वेव्स का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। ठीक है, तो वेव्स का फुल फॉर्म हमने देख लिया, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। ये समिट कहां पर हो रही है? मुंबई में हो रही है। ठीक है, और अगर और कोई मतलब और भी ज्यादा डिटेल में जानना चाहता है आपसे कि मुंबई में बताओ कहां हो रही है, तो हो रही है ये जियो वर्ल्ड सेंटर। ठीक है, इट इज बीइंग हेल्ड इन जियो वर्ल्ड सेंटर, और ये अपनी तरह की दुनिया की पहली समिट है जहां पर ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट की जा रही है। एंड इसका इनॉग्रेशन किसने किया है? प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इसमें इन्वॉल्व है तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। और इसके ऊपर क्यों फोकस किया जा रहा है ये हम लोग आगे समझेंगे। ये इसलिए फोकस किया जा रहा है क्योंकि वेव्स जो है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट का जो इंडस्ट्री है दैट इज गोइंग टू बी अ $50 बिलियन मार्केट बाय 2029। ठीक है, तो $50 बिलियन का ये मार्केट है 2029 तक। तो उसको टैप करने के लिए इन ऑर्डर टू टैप दिस वी आर प्रोवाइडिंग दिस समिट, या इंडिया इज होल्डिंग दिस समिट एंड टू एक्सपैंड इंडियाज फुटप्रिंट इन द ग्लोबल एंटरटेनमेंट इकोनॉमी। इसके जरिए इंडिया की सॉफ्ट पावर भी डेवलप होगी एंड इंडिया की इकोनॉमी भी डेवलप होगी। ठीक है, तो समझ गए आप लोग कि ये क्यों इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। और इसकी थीम क्या है? इट इज अ 4-day समिट विथ टैगलाइन कनेक्टिंग क्रिएटर्स कनेक्टिंग कंट्रीज। तो जो अलग अलग क्रिएटर्स हैं अलग अलग कंट्रीज के उनको कनेक्ट किया जा रहा है। एंड its main aim is to develop India as a global hub for media, entertainment and digital innovation by bringing together creators, startups, industry leaders and policy makers from across the world। ठीक है, तो जब आप इकोनॉमी में अगर लिखें मेंस के अंदर आंसर और या मेंस के अंदर आंसर कि भाई कैसे प्रमोट कर सकते हैं, तो आप इसका भी एक एग्जांपल दे सकते हैं कि इस एक चीज के ऊपर फोकस करके, ये न्यू एरियाज के ऊपर फोकस करके हम अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ प्राइम मिनिस्टर ने फैक्ट हाईलाइट किए थे जो हमको याद रखने हैं। तो पहला फैक्ट ये है कि इंडिया की पहली फीचर फिल्म, इंडिया की फर्स्ट फीचर फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, राजा हरिश्चंद्र भारत की पहली फीचर फिल्म थी। कब बनी थी? ऑन May 3, 1913 को इसको रिलीज किया गया था, 3 मई 1913 को। एंड इसको किसने डायरेक्ट किया था? दादा साहब फाल्के ने। ठीक है, दादा साहब फाल्के को फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी बोला जाता है। इनके नाम पे जो है वो सिनेमा का जो सबसे बड़ा अवार्ड है दादा साहब फाल्के अवार्ड, वो भी दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा भारत की पहली फीचर फिल्म और उसके डायरेक्टर के बारे में। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने इस चीज को हाईलाइट किया है कि इंडिया होल्ड्स द नंबर 1 पोजीशन इन ग्लोबल फिनटेक एडॉप्शन। फिनटेक यानी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। जैसे आजकल आप लोग भीम का यूज करते हैं और भी और पेमेंट एप्स का यूज करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, दैट इज रेफर्ड टू एज फिनटेक, फाइनेंस प्लस
टेक्नोलॉजी, इन दोनों से मिला के शब्द बना है। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड एंड थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो स्टार्टअप के मामले में बात करें तो इंडिया तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स हैं, दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर है एंड नंबर 1 इन ग्लोबल फिनटेक एडॉप्शन। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो प्राइम मिनिस्टर ने हाईलाइट किए हैं। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने एक शब्द यूज किया था कल अपनी स्पीच में, दैट इज ऑरेंज इकोनॉमी। ये आपसे पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में कि भाई ऑरेंज इकोनॉमी क्या होती है। तो ऑरेंज इकोनॉमी को क्रिएटिव इकोनॉमी भी बोला जाता है एंड इट इंक्लूड्स इंडस्ट्रीज वेयर क्रिएटिविटी एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आर द मेन ड्राइवर्स ऑफ वैल्यू क्रिएशन। वो इंडस्ट्रीज जहां पे क्रिएटिविटी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के माध्यम से कुछ जनरेट किया जाता है उनको क्या बोला जाता है, ऑरेंज इकोनॉमी। जैसे इसके एग्जांपल्स क्या हैं, फिल्म, म्यूजिक, फैशन, डिजाइन, एडवर्टाइजिंग, ठीक है, सॉफ्टवेयर, गेमिंग, डिजिटल मीडिया, ऑल दीज कम्स अंडर ऑरेंज इकोनॉमी। तो आपसे दो सवाल पूछे जा सकते हैं ऑरेंज इकोनॉमी के बारे में कि खुद क्या है, और दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि इसके इनमें से कौन से ऑप्शंस दे दिए जाए, कौन सा ऑरेंज इकोनॉमी का पार्ट है और कौन सा नहीं है। तो एग्जांपल्स अगर आप याद रखेंगे तो आप उसको पकड़ पाएंगे, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि देयर आर 3 पिलर्स ऑफ ऑरेंज इकोनॉमी, कंटेंट, क्रिएटिविटी एंड कल्चर, ठीक है। तो 3 पिलर्स कौन कौन से हैं ऑरेंज इकोनॉमी के, कंटेंट, क्रिएटिविटी एंड कल्चर। तो इस चीज को हम लोग यहाँ पर याद रखेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज, और जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी डेट इज रिलेटेड टू मनोज कुमार, या जिनको भारत कुमार भी कहा जाता था। अगर अभी आपने रिसेंटली एनडीए का पेपर देखा होगा 2025 का, और नहीं देखा है तो आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, तो वहां पर श्याम बेनेगल जी के बारे में पूछा गया था एंड दे आस्क्ड इन अ वे कि इस पर्सन का जन्म हैदराबाद में हुआ था, इन्होंने एक भारत एक खोज के नाम से वेब सीरीज बनाई थी, ठीक है, टीवी सीरीज, सॉरी, और इस पर्सन को पहचानिए, ठीक है। तो उसी तरह से आपसे मनोज कुमार के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो हम लोग देख लेते हैं। इनका, मनोज कुमार का ओरिजिनल नाम था हरिकिशन गिरी गोस्वामी, ठीक है, हरिकिशन गिरी गोस्वामी। जन्म कब हुआ था, 1937 पाकिस्तान में। पार्टीशन के बाद ये बॉम्बे आ गए थे। शुरुआत में इन्होंने उर्दू में स्क्रिप्ट्स लिखी एंड उसके बाद धीरे धीरे एक्टिंग प्रोड्यूसर बने, और इन्होंने अपना नाम हरिकिशन गिरी गोस्वामी ने मनोज कुमार रखा था दिलीप कुमार से प्रभावित होकर के। उस समय के बहुत बड़े सुपरस्टार थे दिलीप कुमार, एंड इनकी फिल्मों के कारण, क्योंकि इन्होंने बहुत ही नेशनलिस्टिक फिल्म्स बनाई, वेरी नेशनलिस्टिक फिल्म्स, पूरब और पश्चिम, शहीद, तो इनको भारत कुमार के नाम से भी जाना जाता था। और आप समझिए कि मनोज कुमार जब मोदी सरकार बनी उसके बाद जो पहला दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2014 का देना था तो मनोज कुमार को दिया गया था, ठीक है। तो ये आप इनका याद रखेंगे, एंड आपसे अगर मनोज कुमार के बारे में पूछा जाए तो आप तुरंत आइडेंटिफाई कर लेंगे प्रीलिम्स में। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज, और जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी डेट इज रिलेटेड टू यूपीएससी, और यूपीएससी में जो नई मेंबर हैं उनका नाम है सुजाता चतुर्वेदी। तो याद रखेंगे हम लोग। वैसे मेंबर्स का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है कि आप नाम वाम सब याद रखें, लेकिन अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं तो आप अगर मान लीजिए इन्हीं के बोर्ड में फंस गए आप, इफ़ यू आर गेट द सुजाता चतुर्वेदी बोर्ड, तो आपको थोड़ा इनके बारे में जानना चाहिए कि इनको क्या क्या आता है। तो शी बिलोंग्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड शी इज कन्वर्सेंट इन हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, रशियन एंड मराठी, ठीक है। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं पॉलीग्लॉट हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस बोल सकती हैं और जानती हैं। एंड एज अ स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, इससे पहले ये स्पोर्ट्स सेक्रेटरी थी, और इन्होंने वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे इनिशिएटिव्स लिए, जैसे खेलो इंडिया गेम्स हर साल होंगे, फीडे चेस ओलंपियाड, फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स रिपोजिटरी सिस्टम। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जिसमें खिलाड़ियों को जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन देने के बाद उनको जो अवार्ड होता है या मनी होती है वो मिल जाएगी, ठीक है, उनको ऑफिस नहीं खेलना पड़ेगा, ठीक है। एंड इसके अलावा एक चीज और याद रखेंगे यहाँ पर जो हमारे लिए याद रखने वाली बात है, यूपीएससी का जो चेयरमैन होता है उसको शपथ कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट दिलाते हैं, ठीक है, यूपीएससी के चेयरमैन को। और बाकी जो यूपीएससी के मेंबर्स होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है, यूपीएससी का चेयरमैन, ठीक है। एंड अभी जो है यूपीएससी की जो चेयरमैन थी प्रीति सूडान, वो 29 अप्रैल को रिटायर हो गई हैं। तो इसलिए सुजाता चतुर्वेदी जी को शपथ किसने दिलाई है, लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला। ही इज द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द कमीशन, ठीक है। अब यूपीएससी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि यूपीएससी जो है हमारी, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। इससे जुड़े हुए जो आर्टिकल हैं वो कहाँ पे मेंशन्ड है, 315 टू 323 से बीच में यूपीएससी के जो ऑर्गेनाइजेशन होगा, कंपोजिशन होगा, फंक्शंस होंगे वो मेंशन्ड है। याद रखिएगा यहाँ पर 315 टू 323।
इसके अलावा यूपीएससी में कितने मेंबर्स होंगे ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड नहीं है, ये भी हम लोग याद रखेंगे। यूजुअली यूपीएससी हैज 9 to 11 मेंबर्स, और इनका क्या क्वालिफिकेशन होगा ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ ये लिखा हुआ है कि एटलीस्ट हाफ ऑफ द मेंबर्स शुड हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ 10 years ऑफ सर्विंग इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। तो आधे सदस्य ऐसे होंगे जिन्होंने 10 साल या उससे ज्यादा भारत सरकार और या किसी राज्य सरकार में सेवा की हो। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा आप लोग यूपीएससी से रिलेटेड। देन कम टू द नेक्स्ट न्यूज, और जो हमारी नेक्स्ट न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू फाउंडेशन ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, ईडी के बारे में। और ईडी आजकल हमेशा ही न्यूज में रहता है, तो ईडी का कल फाउंडेशन डे था। ईडी कब बना था? 1 मई 1956 को बना था। ठीक है, और जब ये बना था तब इसका नाम हुआ करता था एनफोर्समेंट यूनिट, एनफोर्समेंट यूनिट। ठीक है, और ये काम करता था तब डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर। 1957 में इसका नाम बदल करके एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट कर दिया गया, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक है, और इसको जो है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स से ट्रांसफर कर दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। तो आज क्या हालत है? एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट किसके अंडर काम करता है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कब बना था? 1 मई 1956 को बना था। इसका काम क्या है? इट इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन मैंडेटेड विद द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड वायलेशंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लॉज। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग और फॉरेन एक्सचेंज के जो लॉज हैं उनको वायलेट करने पर को जांच करने के लिए इसको बनाया गया है। ठीक है, अब ईडी के जो 3 लॉज हैं जिनको वो मॉनिटर करता है वो देख लेते हैं हम लोग। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 एंड फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018। अब इन तीनों एक्ट्स को किस लिए बनाया गया था ये आप स्लाइड रोक करके देख सकते हैं, और इसको आप याद कर लीजिएगा। बाकी जो एक्ट्स हैं हमारे वो इसलिए बनाए गए हैं कि फॉरेन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग याद रखेंगे। और ईडी के अभी चेयरमैन कौन है? राहुल नवीन। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू IIIEM। कल भी हमने इसके बारे में देखा था, और इसमें सिर्फ हमको ये याद रखना है कि इंडियन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट कहाँ लोकेटेड है? न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। ठीक है, इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। एंड इसको अभी डीजी किसको बनाया गया है? राकेश वर्मा को बनाया गया है, श्री राकेश वर्मा। ठीक है, उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है दैट इज रिलेटेड टू इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। एंड इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक जो है वो इट इज़ अ बैंक विच हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन विथ 100% इक्विटी ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसको कब लॉन्च किया गया था? 1 सितंबर 2018 को, 1 सितंबर 2018 को। एंड इट हैज़ बीन लॉन्च टू प्रोवाइड एक्सेसिबल, अफोर्डेबल एंड ट्रस्टेड बैंक फॉर द कॉमन मैन इन इंडिया। ठीक है, तो लोगों को, आम लोगों को आसानी से बैंकिंग सुविधा उपलब्ध हो उसके लिए गवर्नमेंट का एक और इनिशिएटिव था ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इसके अलावा इसका एक और मकसद था कि जो पोस्ट डिपार्टमेंट है हमारा वो धीरे धीरे, क्योंकि अब चिट्ठियां लिखना तो लोग कम कर रहे हैं, उसका काम नहीं चलता है, तो उसको कैसे जो है वो फाइनेंशियली वायबल बनाया जाए और उससे और ज़्यादा कैसे काम लिया जा सकता है, उसके लिए भी इसको बनाया गया था। देन जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है दैट इज रिलेटेड टू बेसल, रॉटरडम एंड स्टॉकहोम कन्वेंशंस। ठीक है, अब इसकी जो COP है वो हो रही है इस बार जिनेवा में। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। BRS की जो कन्वेंशन की जो COP है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, वो 2025 में कहाँ हुई है? जिनेवा में हुई है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। अब ये तीनों कन्वेंशंस किसके लिए थे वो हम देख लेते हैं। बेसल कन्वेंशन जो है इट इज़ ऑन कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट्स ऑफ हजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल। ठीक है, रॉटरडम कन्वेंशन किसके लिए है? प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर फॉर सर्टेन हजार्डस केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स इन इंटरनेशनल ट्रेड्स। तो हजार्डस केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स जो इंटरनेशनल ट्रेड में हो सकता है उसके लिए कौन सा कन्वेंशन है? रॉटरडम। देन स्टॉकहोम कन्वेंशन इज ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, आपसे कई बार ये पूछा जा सकता है कि बेसल कन्वेंशन किसके लिए है, रॉटरडम कन्वेंशन किसके लिए है एंड स्टॉकहोम कन्वेंशन किसके लिए है। अब बेसल कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। रॉटरडम जो है इट इज इन नीदरलैंड्स एंड स्टॉकहोम इज इन
स्वीडन। ठीक है, तो ये है हमारा आज की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़। थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।